सुधीर और भावना मुफलिस किसान थे। उनके खेतों में चावल की फसल उगा करती थी, लेकिन उस गांव के ठेकेदार बहुत ही लालची थे। वो किसानों से चावल कौड़ी के दामों में खरीदते थे। अरे सुधीर, तेरे खेतों के चावल तो बहुत ही आम हैं। तो भी दूसरे किसानों की मानिंद बासमती या बाकी महंगे चावल उगा। आपको तो इल्म है ठेकेदार जी, महंगे चावल को महंगा खाद भी लगता है। जो पैसे मिलते हैं उसमें मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और खाद खरीदूं? खैर ठीक है, अरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपये होगा। ठीक है ठेकेदार जी, आपको जो मुनासिब लगे दे दीजिए। ठेकेदार के मुलाजिमों ने चावल को तोला। ये तो 30 क्विंटल है मालिक। 30 क्विंटल मतलब 3000 किलो। 10 रुपये के हिसाब से इनके हुए 30,000 रुपये। हाँ ये ले। ये 30,000 रुपए सुधीर के पूरे साल भर की कमाई थी। उसे इतने पैसों में पूरा एक साल गुजारना था। सुधीर अपनी फसल में से आधा अनाज अपने घर में रख लेता था, इसीलिए उन्हें पूरे साल चावल की कमी नहीं होती थी। ये लो भावना, इन पैसों से दाल की बोरी ले आओ और कुछ राशन भी ले लेना। इस मर्तबा क्या हम अपने घर की मरम्मत करा पाएंगे? हाँ मुमकिन तो है, 30,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो घर के छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। हाँ ठीक है। सुधीर ने अपने घर की मरम्मत का काम करवाना शुरू किया। सुधीर भाई, मुझे नहीं लगता कि 8,000 में आपके घर का सारा काम मुमकिन होगा। तो कितना खर्च होगा? कम से कम 10,000 होगा, तब जाकर पूरा घर बरसात से महफूज हो पाएगा। छत की मरम्मत करनी है, भरनी करके घर की ऊंचाई बढ़ानी है, इन सब में कम से कम 10,000 तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। सुधीर ने कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपए अदा किए और उसके घर का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में सुधीर और भावना के घर की मरम्मत हो गई। घर तो दुरुस्त हो गया, लेकिन अब हमारे पास एक साल के लिए सिर्फ 20,000 रुपये हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ा राशन सस्ते वाला खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ अब्बा, अब कम से कम इस बरसात हमारे घर में पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। भावना ने सामानों में बदलाव किया। उसने दाल की मिकदार में इजाफा किया और अब से वो लोग हफ्ते में 1 या 2 रोज ही ताजी सब्जियां खाया करते थे। भावना, कल इतवार है ना, तो कल तुम पत्ता गोभी की सब्जी बनाना। नहीं नहीं, आजकल पत्ता गोभी बहुत महंगे हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि फूल गोभी बनाती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें वाजिब लगे। पैसे बचाने के लिए भावना सस्ती सब्जियां बनाती थी और सुधीर और सोनी बिना कुछ बोले वो सब्जियां खा लिया करते थे। वो जानते थे कि घर की आर्थिक परिस्थितियां खराब हैं। खैर, सुधीर ने फिर से फसल बोई और फसल पे काम करने लगा। यहाँ सोनी भी अपने स्कूल जाती रही और ऐसे ही करते करते 10 माह गुजर गए। अब सिर्फ 2 माह बचे थे नई फसल की कटाई में। एक रोज सोनी घर आई। अम्मा, 2 दिन बाद मेरी स्कूल पिकनिक पर जा रही है दूसरे गांव। वहाँ मेला है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तुझे इल्म है ना कि पैसों की कितनी किल्लत चल रही है, और फिर तेरे पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाएं? अम्मा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ऐसे ही घूम कर आ जाऊंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम उसे कहीं घुमा भी नहीं पाते। सुधीर ने अपने दुख्तर के हाथ में 50 रुपए का नोट रखा। इससे तू कुछ अपने लिए खरीद लेना। ठीक है अब्बा। सोनी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। आपको तो इल्म है कि पैसों की कितनी किल्लत चल रही है, तो सोनी को 50 रुपए क्यों दिए? हम कैसे वालिदैन हैं, अपने दुख्तर को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम उसे पिकनिक ही भेज दूं, इसीलिए मैंने उसे 50 रुपये दिए। वैसे हमारी सोनी बेहद होशियार है, अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते तो भी वो कुछ नहीं कहती। इल्म है, लेकिन वो भी तो बच्ची है ना, उसका भी तो दिल करता होगा ये खाने का वो खाने का, इसलिए मैंने उससे पैसे दे दिए। एक रोज उसकी भी ख्वाहिश मुकम्मल होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है। 2 रोज बाद सोनी अपने सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ झूलों पर खेल रही थी और अपनी मर्जी मुताबिक चीजें खा रही थी। अरे सोनी चल, वो देख, मशहूर पानी पूरी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ। कैसी लड़की है, पानी पूरी के लिए इनकार कर रही है। सोनी का भी दिल कर रहा था कि वो पानी पूरी खाए, लेकिन उसे इल्म था कि उसके पास पैसे बहुत कम हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इन पैसों से मैं घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, अब्बा और अम्मा के साथ मिलकर खाऊंगी।
तभी सोनी का तवज्जो एक पत्ता गोभी के ठेले की जानिब गया। अब्बा को तो पत्ता गोभी बेहद पसंद है और कई माह से हमारे यहाँ पत्ता गोभी नहीं खाई गई। आज मैं पत्ता गोभी ही घर लेकर जाती हूँ। चाचा, एक पत्ता गोभी कितने की है? 60 रुपए की है एक है। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही है। मेरे अब्बा को पत्ता गोभी बेहद पसंद है। ठीक है बिटिया, तुम 50 रुपए में ही पत्ता गोभी ले लो। सोनी ने खुशी खुशी उस सब्जी वाले को 50 रुपए अदा किए और वो पत्ता गोभी खरीद ली। सोनी की सारी सहेलियां चूड़ियां और खिलौने खरीद रही थी, लेकिन सोनी ने पत्ता गोभी खरीदी। वो पत्ता गोभी लेकर सोनी घर आई। ये लो अम्मा। अरे ये क्या है? अब्बा ने 50 रुपए दिए थे, उससे मैंने पत्ता गोभी खरीद ली। हम सब मिलकर खाएंगे। भावना और सुधीर को सोनी पर बहुत फक्र था। भावना बावर्ची खाने में थी। इस पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊं या पकौड़े? इनको तो दोनों बेहद पसंद है। काश हमारे पास 2 पत्ता गोभी होती। भावना के ऐसे बोलते ही उसके सामने 2 पत्ता गोभी हाजिर हो गई। भावना हैरान हो गई। ये कैसा जादू है? ए जी, सोनी! दोनों वहाँ हाजिर हुए तो 2 पत्ता गोभी देखकर हैरान हो गए। अम्मा, एक मर्तबा और कोशिश करो। काश मेरे पास 10 पत्ता गोभी होती। और फौरन उनके सामने 10 पत्ता गोभी आ गई। ये तो जादुई पत्ता गोभी है। इससे जितनी पत्ता गोभी मांगो उतनी हासिल होती है। हमें मुफलिसी से निजात हासिल हो जाएगी। काश मेरा पूरा घर पत्ता गोभियों से भरा होता। पल भर में घर पत्ता गोभी से भर गया। सुधीर और भावना वो पत्ता गोभी फरोख्त कर पैसे कमाने लगे। उन लोगों की मुफलिसी दूर हुई। सोनी की जादुई पत्ता गोभी ने उनकी किस्मत बदल दी। जादुई पत्ता गोभी की वजह से फिर कभी सुधीर के खानदान को पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ा। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूरी का पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथ की तंदूरी का कोई जवाब नहीं है अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल की तंदूरी खाई है, लेकिन आपके हाथों की जो बात है वो कहीं और नहीं है। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में चल रही खुराफात से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको बाकी खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा, क्योंकि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं। इसीलिए जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छी तरह से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही रोज में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने बहुत ही साफ दिल से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, लेकिन अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून सवार था, इसलिए उसने नई मुर्गी खाने वाले से सौदा तय कर लिया। ये मुर्गी वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बू। मैंने सुना है तूने मुर्गी वाला बदल दिया है। हाँ अब्बू, ये मुर्गी वाला हमें सस्ते दामों में मुर्गी दे रहा है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियाँ पहले से मरी होती हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह मत करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा।
ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बू, सारे होटल वाले ऐसा ही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक। अच्छा हो या बुरा हो, ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, लेकिन अफजल मियाँ मेरी बात कतई नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि अब वो सुल्तान होटल में काम नहीं करेगा। अगले रोज वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियाँ। मुझे मंजूर है, मैं बिना काम के रह लूंगा, लेकिन बेईमानी में हिस्सेदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये कहकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में काम की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक रोज वो अपने दोस्त मुस्तफा की साइकिल की दुकान पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है कोई और काम करो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपना खुद का तंदूरी काउंटर खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो तंदूर महंगा होता है, दूसरा होटल के लिए भी तो जगह चाहिए, फिर उसका किराया, इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मामलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल के पहिए लिए और उनके बीच में छेद करके पाइप डाल दिए। लीजिए, तैयार है। ये क्या है? अभी बताता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब इसके नीचे तुम जलता हुआ कोयला रखो और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तुम्हें कैसे सूझा? बस शायद तुम्हारी मदद करनी थी, इसीलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले रोज से अब्दुल ने हाथ गाड़ी पर तंदूर बेचना शुरू कर दिया। अब्दुल तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। अब्दुल के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा पड़ गया और मरी हुई मुर्गियां फरोख्त करने के चक्कर में होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का उसूल है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूरी का पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथ की तंदूरी का कोई जवाब नहीं है अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल की तंदूरी खाई है, लेकिन आपके हाथों की जो बात है वो कहीं और नहीं है। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में चल रही खुराफात से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको बाकी खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा, क्योंकि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं। इसीलिए जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो।
अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छी तरह से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही रोज में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने बहुत ही साफ दिल से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, लेकिन अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून सवार था, इसलिए उसने नई मुर्गी खाने वाले से सौदा तय कर लिया। ये मुर्गी वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बू। मैंने सुना है तूने मुर्गी वाला बदल दिया है। हाँ अब्बू, ये मुर्गी वाला हमें सस्ते दामों में मुर्गी दे रहा है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियां पहले से मरी होती हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह मत करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बू, सारे होटल वाले ऐसा ही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक। अच्छा हो या बुरा हो, ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, लेकिन अफजल मियाँ मेरी बात कतई नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि अब वो सुल्तान होटल में काम नहीं करेगा। अगले रोज वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियाँ। मुझे मंजूर है, मैं बिना काम के रह लूंगा, लेकिन बेईमानी में हिस्सेदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये कहकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में काम की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक रोज वो अपने दोस्त मुस्तफा की साइकिल की दुकान पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है कोई और काम करो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपना खुद का तंदूरी काउंटर खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो तंदूर महंगा होता है, दूसरा होटल के लिए भी तो जगह चाहिए, फिर उसका किराया। इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मामलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल के पहिए लिए और उनके बीच में छेद करके पाइप डाल दिए। लीजिए, तैयार है। ये क्या है? अभी बताता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब इसके नीचे तुम जलता हुआ कोयला रखो और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तुम्हें कैसे सूझा? बस शायद तुम्हारी मदद करनी थी, इसीलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले रोज से अब्दुल ने हाथ गाड़ी पर तंदूर बेचना शुरू कर दिया। अब्दुल तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। अब्दुल के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा पड़ गया और मरी हुई मुर्गियां फरोख्त करने के चक्कर में होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का उसूल है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला।